हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। टॉपिक द मुगल कोर्ट। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने क्या किया था, कैपिटल के बारे में आपको बताया था कि मुगलों की जो कैपिटल थी वो कौन कौन सी थी और वो कब कब किसने चेंज की और क्यों की, उनकी नीड क्यों हुई कि उन्होंने आगरा से वो लाहौर ले गए, लाहौर से फिर आगरा गए और फिर शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद यानी ओल्ड दिल्ली का जो एरिया था उसको अपनी कैपिटल सेलेक्ट की। तो आज अपना जो टॉपिक क्या है, द मुगल कोर्ट। जो मुगल बादशाह थे उनकी जो कोर्ट है उस कोर्ट में क्या क्या होता था, ये सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि मुगल जो एम्पायर है उसका मेन जो एक्सिस पावर है वो कौन है, वो मुगल बादशाह है, मुगल किंग है। एक बार किंग किसी भी तरह फेल हो जाता है तो सब कुछ ऊपर से लेकर नीचे तक की यूनिट सब फेल हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि मुगलों ने अपने रूलिंग सिस्टम को अच्छी तरह से चलाने के लिए पूरे एम्पायर को जो है ना ऊपर से लेकर नीचे तक छोटे यूनिट में जो है डिवाइड कर रखा था। सबसे मेन पावर जो क्या थी, सेंटर थी। सेंटर का रोल किसके अंदर से चलता था, किंग। उससे नीचे की यूनिट कौन सी थी, उससे नीचे की यूनिट जो है जिसे हम आज स्टेट बोलते हैं, उस टाइम इसको क्या बोलते थे, उस टाइम इसको सूबा। और सूबे से नीचे की यूनिट जो है जिसको आज हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं तो उस टाइम इसको बोलते थे सरकार। सरकार से नीचे की यूनिट जिसे आज हम तहसील बोलते हैं उस टाइम इसको बोलते थे परगना। और इस सबसे नीचे की जो यूनिट थी वो थी क्या, विलेज, गांव। तो इस तरह मुगल एम्पायर की जो मेन एक्सिस थी वो वहाँ का किंग था, वहाँ का बादशाह था। यहाँ पर अब हम मुगल कोर्ट में क्या होता था इसके बारे में जो हम बताएंगे। जब भी मुगल कोर्ट कहीं भी लगती थी, ये आवश्यक नहीं है कि कोर्ट जो है वो किसी शहर में ही लगे। बादशाह या रूलर या किंग जो है ना कहीं भी अपनी कोर्ट जो है ना लगा सकता था। तो यहाँ पर मुगल जो बादशाह है वो जब भी कोर्ट लगाते थे तो उसके अपने रूल एंड रेगुलेशन होते थे। एक बार कोर्ट में आने के बाद जब वहाँ थ्रोन के ऊपर किंग बैठ जाता था तो उसके बाद कोई भी वहाँ आने वाला कोर्टियर जगह से उठ नहीं सकता था। यदि वो ऐसा करता है तो उसको यानी वहाँ से जो ना कोई भी पर्सन अपने एटिकेट्स को भूल नहीं सकता था। कोर्ट के अपने एटिकेट्स थे, शिष्टाचार थे, उनके तोड़ने वाले को एट ए टाइम पनिशमेंट, दंड दिया जाता था। यहाँ पर अबुल फजल अकबर के दरबार के बारे में बताता है। क्या, दरबार ए अकबरी, कि अकबर का जब दरबार लगता था तो कैसे क्या होता था। अकबर का जब दरबार लगता था तो बड़े बड़े ड्रम्स पीटे जाते थे, लोगों को सचेत किया जाता था। जिन लोगों को कोर्ट में आना होता था वो जो है ना एक टाइम के अकॉर्डिंग आ जाते थे। बट कोर्ट में सबसे पहले आने वाले कौन होते थे, जो मुगल हाउस होल्ड के पर्सन हैं, जो कोर्टियर हैं, कौन है, मुगल रूलर की जो फैमिली है, इसके साथ साथ उनके जो ना सन हैं, ग्रैंड सन हैं, उनकी जो ना वाइफ्स हैं, ये सब जो है ना उनकी कोर्ट में आते थे। कोर्ट में आने के बाद कॉर्निश करके वो जो है ना खड़े हो जाते थे। कॉर्निश एक वर्ड है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। कॉर्निश करके खड़े हो जाते थे और उसके बाद अकबर अपने थ्रोन पर जो है ना बैठ जाता था और उसके बाद
बहुत सारे डिसीजन, पॉलिसी और जो भी जस्टिस से रिलेट कोई वहाँ पर मामला है उसको निपटा जाता था। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट कुछ काम करके अकबर वहाँ जो रेसलिंग है या फिर वहाँ पर ग्लैडिएटर्स जो तलवारबाजी में निपुण लोग हैं, वो सिंगर हैं, और इसके साथ साथ जो दूसरे अपनी आर्ट को शो करना चाहते हैं वो लोग भी अपनी टर्न की जो है ना वेट में रहते थे। तो इस तरह किसका, अकबर का जो है ना दरबार जो है ना लगता था। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर कॉर्निश क्या है। मैं आपको ये बता दूं कि कॉर्निश क्या होता है। कॉर्निश होता है कि जब भी कॉर्निश जो है वो अकबर के टाइम में थी, ये एक सैल्यूटेशन का एक तरीका था कि अपने राइट हैंड के पाम को जो है यहाँ पर फोरहेड पर लगा करके ऐसे झुकना जो है ना, ये एक सैल्यूटेशन का तरीका था जिसे हम कॉर्निश बोलते हैं। जब भी अकबर की कोर्ट लगती थी तो कोई भी पर्सन यहाँ पर आता है तो उसे कॉर्निश करके आना पड़ता था। कॉर्निश क्या है, राइट हैंड पाम हथेली अपने फोरहेड पर लगा करके और इस तरह झुकना, ये क्या है, सैल्यूटेशन का एक तरीका है कोर्ट के अंदर। तो इस तरह कॉर्निश अकबर के टाइम में जो ना ये सैल्यूटेशन का एक तरीका था। इसके बाद यहाँ पर शाहजहाँ के बारे में हम पढ़ते हैं कि शाहजहाँ की जब कोर्ट चलती थी तो यहाँ पर सैल्यूटेशन का क्या तरीका था। यहाँ 4 तस्लीम थी। 4 तस्लीम क्या होता है, जैसे एक कबड्डी का खिलाड़ी कबड्डी अपने मैच को शुरू करने से पहले अपने हाथ से ग्राउंड को जो है ना टच करता है और फिर अपने राइट हैंड को सिर के ऊपर रख करके इस तरह वो झुकता है, इसे बोलते हैं क्या, 4 बार ऐसा किया जाता है, इसे बोलते हैं 4 तस्लीम। इससे पहले हो सकता है कि अकबर के टाइम और जहांगीर के टाइम यहाँ पर सिजदा भी था। सिजदा क्या होता है, बिल्कुल जो है ना सिजदा होता है एकदम से जो है ना दंडवत हो जाना, किसी के सामने एक तरह से पसर जाना। तो यहाँ पर ये सैल्यूटेशन के जो है ना तरीके हैं। तो सैल्यूटेशन के तरीके यहाँ पर कोर्ट के अंदर कौन कौन से हैं। एक जो अकबर के टाइम में है वो क्या है, कॉर्निश है। उसके बाद हम ये पाते हैं कि शाहजहाँ ने जो है ना वो सिजदा को रिप्लेस करके यहाँ 4 तस्लीम सैल्यूटेशन का जो तरीका वो 4 तस्लीम कर दिया था। 4 तस्लीम को एक बार फिर से समझिए कि 4 तस्लीम को ग्राउंड को जो है टच करना है और फिर अपने राइट हैंड को ऊपर करके हेड के ऊपर ऐसा करके वो करके 4 बार ऐसे राजा के यकीन के सामने झुकना पड़ता है, इसे बोलते 4 तस्लीम। तो यहाँ पर ये सब कुछ ऐसे होता था। एक बार किंग, मैंने बताया कि एक बार किंग या रूलर अपने थ्रोन पर बैठ जाता था तो लोग कोर्ट की एटिकेट्स को भूलते नहीं थे। यहाँ पर एट ए टाइम पनिशमेंट किया जाता था। यदि तब तक किंग बैठा है तब तक कोई भी ऑडियंस जो है ना वो उठने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। यदि ऐसा किया जाता था या कोई कर देता था तो उसको एट ए टाइम पनिशमेंट, दंड मिलता था। यहाँ पर हम अब क्या, ये सब जो सैल्यूटेशन के जो तरीके थे ये सब के लिए जो है एक जैसे थे। इसके बाद यहाँ पर कुछ और भी जो ना सैल्यूटेशन के तरीके में देखने को मिलते हैं। क्या है कि पर्शियन ट्रेडिशन के अनुसार, पर्शियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अपना राइट हैंड जो है ना अपने चेस्ट पर रख करके ऐसे बो करना, इसे पर्शियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कोर्ट के अंदर ऐसे ये ट्रेडिशन पर्शियन ट्रेडिशन है कि ये भी जो है ना मुगल टाइम में जो ना यहाँ पर प्रैक्टिस में थी। तो इस तरह यहाँ पर अब हम आपको ये बता रहे हैं कि जहांगीर के टाइम में यहाँ पर एक ब्रिटिशर थॉमस रो यहाँ आए थे और जब वो थॉमस रो यहाँ की कोर्ट में आए
तो उसने जो मुगलों के अपनी तस्लीम करने के जो तरीके थे, मतलब सैल्यूटेशन के जो तरीके थे, उसको इसका नहीं पता था। और जब थॉमस वो यहाँ पर जहांगीर की कोर्ट में आए तो उसने केवल मामूली सा बो करके झुक करके जो है अपनी एंट्री वहाँ की, और फिर दूसरे वहाँ पर बैठे लोगों को चेयर के लिए जो है कॉल किया, तो सब वहाँ जितने भी कोर्ट में बैठे पर्सन थे एकदम से शॉक्ड हो गए। हमें ये नहीं बताना या कहना कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन ऐसा भी कभी कभी जो है ना हो जाता था। इसके बाद बादशाह या रुलर कोर्टियर का काम सुलटाने के बाद वो फिर अपने जो बिल्डिंग है, अपना जो घर है, उसके राइट हैंड की ओर यानी ईस्ट दिशा की ओर वहाँ पर एक जो है ना बालकोनी बनी होती थी, जिसे हम बोलते हैं झरोखा दर्शन। मुगलों में सबसे पहले झरोखा दर्शन देने की जो सिस्टम है, प्रथा है, वो किसने शुरू की है? वो अकबर ने शुरू की है। अकबर जो है ना उस बालकोनी से 1 घंटे के लिए 1 घंटा 1 आवर जो है ना वहाँ पर खड़ी जो क्राउड है, भीड़ है, उसको दर्शन देते हैं। और नीचे खड़े जो लोग हैं वो चाहे क्राफ्ट्समैन हैं, वुमेन हैं, लेबर हैं, कोई भी हैं, वो उनके 1 घंटे तक जो है ना वहाँ दर्शन देते हैं। उसके बाद अकबर झरोखा दर्शन के बाद अकबर जो हैं वो फिर कहाँ चले जाते हैं? दीवान ए आम में। दीवान ए आम यानी एक ऐसी सभा में चले जाते हैं जहाँ पर बैठ करके आम लोगों की जो शिकायतें हैं वो सुनते हैं, और वो वहाँ पर 2 आवर्स 2 घंटे जो स्पेंड करते हैं। लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब कुछ बैठ करके सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि इन सब शिकायतों का निपटारा यही हो जाए। कहाँ पर? दीवान ए आम। इसके बाद दीवान ए आम के बाद अकबर जो है ना फिर कहाँ चले जाते हैं? दीवान ए खास में। अब दीवान ए खास एक ऐसी सीक्रेट यहाँ पर बातें होती हैं, अपने बड़े बड़े जो है ना मंत्रियों के साथ बैठते हैं, और यहाँ पर जस्टिस से रिलेट कोई मैटर होता है, या फिर यहाँ पर कोई भी जो है ना पर्सन किसी भी से रिलेट कोई आर्किटेक्चर का मामला होता है, या फिर किसी बिल्डिंग के मैप से रिलेट कोई बातें होती हैं, या सीक्रेट बात होती हैं, या फिर नई पॉलिसी अपने एम्पायर में लेके आनी है, इन चीज़ों के ऊपर सब बातें जो है ना कहाँ होती हैं? दीवान ए खास में। अब दीवान ए खास के बाद फिर क्या होता है कि यहाँ कोर्ट कब जो है ना एलबोरेट होती हैं, सजती हैं। यहाँ पर जब यहाँ ऐसा बताया जाता है कि कुछ टाइम के बाद यहाँ पर क्या होता है, स्पेशल ओकेजन होता है कि किसी भी रूलर का एक्सेशन की एनिवर्सरी होती है। सपोज करो कि कोई भी रूलर है, उसकी एक्सेशन की एनिवर्सरी होती है, तो एनिवर्सरी के टाइम कोर्ट को बहुत ज़्यादा एलबोरेट, बहुत ज़्यादा सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, परफ्यूम्ड वाली कैंडल लाई जाती हैं, जलाई जाती हैं। इसके साथ साथ स्पेशल जो फेस्टिवल होली और ईद, होली का फेस्टिवल हो या ईद का फेस्टिवल हो या फिर किसी भी रूलर की एक्सेशन की एनिवर्सरी हो, तब कोर्ट का नज़ारा तब भी देखने को बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ तीन और फेस्टिवल हैं जब यहाँ कोर्ट को बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। वो कब? जब किसी भी रूलर का बर्थडे हो, सोलर और लूनर बर्थडे होता है, या फिर नौरोज। ये नौरोज एक पर्शियन जो है ना फेस्टिवल है। यहाँ पर नौरोज के टाइम रूलर का जो है वेट किया जाता है। जितना रूलर का वेट होता है उतनी ही गिफ्ट जो है ना
उस गिफ्ट से गुल्लक को तो मतलब वेट किया जाता है। अब जितने भी गिफ्ट इस टाइम गुल्लक के पास आते हैं, गुल्लक या किंग या बादशाह, उन सब गिफ्ट्स को जो ना पब्लिक में बांट देता है। याद रखना बेटा, 1206 to 1526 इसे इंडियन हिस्ट्री में सल्तनत पीरियड बोलते हैं। 1206 to 1526 इसे हिस्ट्री में सल्तनत पीरियड बोलते हैं। सल्तनत पीरियड में दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठने वाले किंग को सुल्तान कहा जाता है। 1206 में मोहम्मद गोरी का स्लेव कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला मुस्लिम गुल्लक है। और 1526 पानीपत की फर्स्ट बैटल में लास्ट सुल्तान इब्राहिम लोदी है। इस बीच यानी 1206 से लेकर के 1526 तक जो सल्तनत पीरियड है, इसमें 5 डायनेस्टीज जो ना इंक्लूड है। सबसे पहले जो डायनेस्टी आई वो स्लेव है, उसके बाद जो ना खिलजी है, तुगलक है, सैयद है, लोदी है। लोदी जो गुल्लक है, लोदी डायनेस्टी का सबसे लास्ट गुल्लक इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत की फर्स्ट बैटल में जहरुद्दीन बाबर ने डिफीट किया है। और यहाँ पर एक डायनेस्टी जिसको इंडियन हिस्ट्री में मुगल कहा है, मुगल अपने आप को जो दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं उसे बादशाह कहते हैं। तो 1526 से लेकर के 1857 तक ये मुगल जो है ना टाइम चलता है। इस मुगल पीरियड को इंडियन हिस्ट्री में जो है ना ये माना जाता है कि 16 या 17 गुल्लक हैं। इनका पहला गुल्लक जहरुद्दीन बाबर और इनका लास्ट गुल्लक 1857 में बहादुर शाह सेकंड था, जो बर्मा की कैपिटल रंगून में जहाँ जेल में जिसकी जो है ना डेथ हुई, मर। अपना एक टॉपिक आज का और क्या है? टॉपिक है द ज्वेल थ्रोन, रत्न जड़ित एक सिंहासन है। ये हमें टॉपिक कहाँ से मिला है? ये बादशाहनामा से मिला है। बादशाहनामा किसने लिखी थी? हामिद लोहारी ने लिखी थी। और उसका लास्ट फेज किसने पूरा किया था? वारिस ने किया था। तो इसमें हमें क्या मिलता है? द ज्वेल थ्रोन, रत्न जड़ित सिंहासन मिलता है। तो इसमें यहाँ पर ये ज्वेल थ्रोन किससे रिलेट है तो हमें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो आपका आंसर आ गया होगा कि ये किस गुल्लक के बारे में बात कर रहा है। बादशाहनामा किसने लिखवाई? शाहजहां ने। किसकी तर्ज पे लिखवाई? अकबरनामा की तर्ज पर। तो यहाँ पर बादशाहनामा में क्या बताया गया था? क्या बताया गया है कि शाहजहां ने जब यहाँ एक्सेशन यानी अपने राज्यारोहण के टाइम पर एक ज्वेल थ्रोन बनवाया है, एक रत्न जड़ित जो है ना सिंहासन बनवाया है। और ये ज्वेल थ्रोन कहाँ है? आगरा के रेड फोर्ट में। तो यहाँ पर मैजेस्टी मीन शाहजहां एक ऑर्डर देता है क्या कि एक ऐसा ज्वेल थ्रोन बनना चाहिए, और वो बना। इसके बनने में 7 ईयर्स स्पेंड हुए, 7 साल में ये बनकर तैयार हुआ। तो इसमें क्या क्या चीज़ लगी हैं? या कहता है कि इसके जो ना एक तरफ एक कनोपी, एक छतरी, एक अम्ब्रेला लगा हुआ है जो 12 पिलर से बना है, जो नीचे से ऊपर तक इसकी जो हाइट है वो 10 फीट 10 फीट है, या हम ये कह सकते हैं कि 5 क्यूबिट है। इसके साथ साथ इस थ्रोन के अंदर
उस टाइम 86 लाख रुपीस जो न स्पेंड हुए थे। 1 लाख तोला गोल्ड, 1 लाख तोला गोल्ड सोना इस पर लगा था, जिसमें उस टाइम की कीमत के अकॉर्डिंग वैल्यू इसकी जो ना 14 लाख थी। 14 लाख, 86 लाख, 86 लाख इसमें क्या लगे हैं? प्रीशियस स्टोन लगे हैं। 1 लाख तोला गोल्ड लगा है, जो उस टाइम इसकी वैल्यू कीमत जो है 1 लाख तोला की कितनी है? 14 लाख। इसके साथ साथ यहाँ पर इस स्टोन के अंदर एक रूबी भी लगा है। रूबी क्या है? एक प्रीशियस स्टोन है। हमें पता है कि इंडिया के अंदर जब मुगल डायनेस्टी रूल कर रही थी, तो उसी टाइम वेस्ट में एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी सफावी रूल कर रही थी। तो सफावी डायनेस्टी में जो ईरान से रिलेट है, वहाँ अब्बास, वहाँ का जो शाह है, वहाँ के किंग को शाह बोला जाता है। तो शाह, वहाँ के शाह ने नेम वाद अब्बास ने एक वहाँ पर एक प्रीशियस स्टोन भेजा है जिसका नाम है रूबी। रूबी के ऊपर उसने अपने कुछ स्कॉलर, कुछ अपने एंसेस्टर के नाम लिखवा रखे हैं। इसके साथ साथ अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ का नाम भी उस रूबी के ऊपर लिखवाया है। और उसने एक्सेशन के टाइम पर, किसके एक्सेशन के टाइम पर? शाहजहाँ के एक्सेशन के टाइम पर शाह अब्बास ने ये रूबी स्पेशल शाहजहाँ को भेजा है। तो इस तरह अपना आज का ये टॉपिक, यानी मुगलों की कोर्ट कैसे चलती थी, ये सब कुछ ऐसे होता था। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मुगल कोर्ट जब भी लगती थी, राजा एक बार कोर्ट में आने के बाद कोई भी अपनी पोजीशन से हिल नहीं सकता था। और कोई भी नोबिलिटी कितना पावरफुल है, उससे इस बात का पता लगता था कि जब कोर्ट के अंदर थ्रोन पर रूलर बैठ जाता था, तो जितना पावरफुल कोई भी नोबेल है, वो उतना ही पास, मैजेस्टी के पास उतना ही बैठता था। जो जितना दूर है उसकी पावर उतनी ही कम है। तो कोर्ट के अंदर ये यहाँ किसी की हैसियत या पोजीशन का भी पता लगता था। एटिकेट्स को कोई तोड़ नहीं सकता था। तोड़ने वाले को जो है ना पनिशमेंट दिया जाता था। अबुल फजल कहता है कि अकबर की जब कोर्ट लगती थी, तो यहाँ पर जो है ना ड्रम्स जो थे ना वो बजाए जाते थे। यहाँ पर कोर्ट में सब लोग जो उसके हाउस होल्ड के लोग हैं वो आ जाते थे, या दूसरे जो भी पर्सन हैं जो जिसको पहले से परमिशन है आने की, वो क्रॉनिश करके खड़े हो जाते थे और राजा के आने की वेट करते थे। जब किंग वहाँ पर आ जाता था, बैठ जाता था, तो सब लोग बैठ जाते थे और फिर वहाँ पर कामकाज चलता था। इसके साथ साथ यहाँ पर सैल्यूटेशन के मैंने 3 तरीके बताए थे मुगल टाइम में: कॉर्निश, सिजदा, और इसके साथ साथ सिजदा के साथ चार तस्लीम, 4 बार जो है ना तस्लीम करना, ये शाहजहाँ के टाइम में था। तो इसके बाद यहाँ जेम्स टॉमस रो जो है यहाँ पर आता है। जहांगीर के टाइम में, याद रखना ये क्वेश्चन है, वो जो यूरोपियन कस्टम के अकॉर्डिंग केवल थोड़ा सा वो होकर के कोर्ट में आ गया था, पर उसको माफ़ कर दिया गया था क्योंकि उसको इसका पता नहीं था। इसके बाद रूलर कहाँ जाता है? जोखा दर्शन देता है। जोखा दर्शन देने के बाद दीवाने आम में जाता है, फिर दीवाने खास में जाता है। दीवाने खास का मतलब है अपनी बड़ी मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करना, अपने स्टेट के लिए, अपने एम्पायर के लिए नई पॉलिसी बनाना, सीक्रेट बातें, ये सब दीवान के खास में होती थी। इसके बाद जब यहाँ पर कोई भी एक्सेशन की एनिवर्सरी होती है, किसी रूलर के एक्सेशन की एनिवर्सरी होती है, या होली या ईद होती है, तो कोर्ट को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। इसके साथ साथ 3 फेस्टिवल और यहाँ पर इम्पोर्टेंट थे। वो कौन कौन से थे? एक लूनर और सोलर के अकॉर्डिंग किसी भी किंग का जो ना बर्थडे, और इसके साथ साथ नौरोज जो एक पर्शियन फेस्टिवल है
यहाँ पर राजा का डोनेट किया जाता है। जितने भी गिफ्ट आते हैं राजा सबके अंदर जो है बांट देता है। जॉइंट थ्रोन के बारे में पढ़ा है, जो बादशाहनामा में बताया गया है कि शाहजहां ने एक ऐसा थ्रोन, एक ऐसा सिंहासन बना था जिसमें 86 लाख की प्रेशियस स्टोन, 14 लाख का जो ना गोल्ड और एक रूबी भी इसके अंदर लगा है, जिसको बनाने में 7 ईयर्स जो ना लग गए थे। तो इस तरह आज का अपना ये टॉपिक द मुगल कोर्ट कैसे लगती है और दरबार ए अकबरी, अकबर का जब दरबार लगता है तो अबुल फजल क्या कहता है कि किस तरह वहाँ पर जो है ना दरबार के अंदर सिस्टम चलता है। इसके साथ साथ द जॉइंट थ्रोन, इसके बारे में जो है ना बादशाहनामा में लिखा गया है। ओके बेटा, थैंक यू।